आज मैं लाई हूँ आउटर रेंज सीजन 2। कहानी की शुरुआत रॉयल के एक वॉइस ओवर से होती है, जिसमें वो अपने बचपन का वाकया सुना रहा है जब वो 1886 में पिट में कूद गया था। हम पास्ट में आ गए हैं। हमारी मुलाकात दो नए फार्मर से होती है। ये दोनों एक गाय को देखते हैं जिसने अभी बच्चा दिया है, लेकिन उसकी माँ बच नहीं पाएगी। आदमी ये एक बुरा शगुन समझता है। औरत कहती है कि उस गाय को मार डाले, तो वो वैसा ही करता है। जब वो बछड़ा लेकर यहाँ से निकल रहे होते हैं, तो जमीन से एक अजीब ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सीजन 1 खत्म हुआ था। सिसिलिया एमी के गायब होने से परेशान है। रॉयल उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। रॉयल को लगता है ऑटम ही एमी है। जब रॉयल ये बात सिसिलिया को बताता है, तो वो रॉयल को पागल समझती है और कहती है कि उसे ऑटम को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वो जख्मी है। फिर वो गुस्से में घर से निकल जाती है। रॉयल ऑटम को हॉस्पिटल ले जा रहा है। पता चलता है ऑटम को 9 साल की उम्र से पहले का कुछ याद नहीं, और एमी तब गायब हुई थी जब वो 8 साल की थी। ऑटम को ये सुनकर थोड़ा डाउट होता है कि क्या वो सच में एमी है। जब रॉयल उसके हाथ को छूता है, तो अचानक टाइम रुक जाता है और सभी स्टार्स अजीब तरीके से घूमने लगते हैं, जैसे कोई टाइम लूप इफेक्ट हो। रॉयल के लिए ये एक सबूत बन जाता है कि ऑटम ही एमी है। इसी रास्ते पर बिली की गाड़ी है, लेकिन रॉयल को ये नहीं पता वो अभी भी जिंदा है। इसी दौरान सिसिलिया पुलिस स्टेशन जाती है। शेरिफ जॉय यहाँ नहीं है और पूरा स्टेशन लोगों से भरा है जो अचानक आए बाइसन के झुंड से परेशान है। जॉय के न होने की वजह से डेप्यूटी मैट सिसिलिया को तसल्ली देता है कि वो एमी को ढूंढने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। लेकिन जब मैट इस सिचुएशन को हैंडल करने चला जाता है, एक औरत सिसिलिया के पास आती है और बताती है उसने एमी को रेबेका के साथ देखा था। ये सुनकर सिसिलिया थोड़ा घबरा जाती है और स्टेशन से निकल जाती है। हम रेट और मारिया को देखते हैं, जो सीजन 1 की एंड में काउंटी से भागने का फैसला कर चुके थे, लेकिन तभी बाइसन्स बीच में आ गए और ये अपने ट्रक में अटके रहे। रेड ट्रक स्टार्ट करता है। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, मारिया सजेस्ट करती है कि इन्हें पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये एक मोटेल में रुकते हैं। रेड कुछ फोन कॉल्स इग्नोर कर देता है, और जब वो स्नैक्स लेने जाता है तो उसे एक कार पर शक होता है। असल में उसमें उसकी मॉम सिसिलिया है, जो एमी को ढूंढने निकली है। दूसरी तरफ लूक, जो सीजन 1 की एंड में बाइसन से मरते मरते बचा है, उसे होश आ चुका है। वो बहुत खुश है, लेकिन उसे और भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने अपने डैड का सपना पूरा कर दिया, उनकी जमीन पर काले लिक्विड को ढूंढने का। वो खुशी के मारे डांस करने लगता है, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं चलती। उसे विजन्स दिखते हैं। उसने जो अपने डैड को मारने की कोशिश की थी, उसे ये भी नजर आता है कि वो बिली और ऑटम से मिलने हॉस्पिटल गया है। यानी लूक को पास्ट और प्रेजेंट दोनों दिखाई दे रहे हैं। वो वापस घर आ जाता है। वहीं सिसिलिया लुइस नाम के आदमी के पास जाती है। वो उससे रेबेका के बारे में पूछ रही है। वो बताता है उसे नहीं पता। हालांकि वो अंदाजा लगा लेता है कि सिसिलिया यहाँ इसलिए आई है क्योंकि रेबेका एमी को लेकर चली गई है। लुइस हिंट देता है कि सिसिलिया को माफी मांगनी चाहिए जो उसने रेबेका से कही थी। यानी सिसिलिया को हमेशा से पता था कि रेबेका कहाँ है, और शायद उसी ने उसे भगाया था। ये बात भी क्लियर होती है कि सिसिलिया के पास कुछ अपने सीक्रेट्स हैं जो अब तक छुपे थे। घर आने के बाद लूक को एक आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह है, और वो आवाज उससे कहती है कि उस ब्लैक लिक्विड को ढूंढने से वो दुनिया में इंपॉर्टेंट बन जाएगा और अपने डैड की नजर में भी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तभी उसे वेन दिखता है, जो कोमा से बाहर आ चुका है। वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, जबकि लूक टेंशन में है कि कहीं उसके डैड को उनकी जान लेने की कोशिश याद ना हो। वेन को कुछ भी याद नहीं है। वो लूक को बताता है कि बिली को गोली लगी है और उसकी सर्जरी चल रही है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑटम को बताता है कि उसके रिब्स टूट गई हैं। डॉक्टर जानना चाहता है ये कैसे हुआ। ऑटम झूठ बोलती है और रॉयल को बचा लेती है। रॉयल इस बात से रिलैक्स्ड है और सिसिलिया को कॉल करता है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद रॉयल की मुलाकात वेन और लूक से होती है, जो हॉस्पिटल में बिली को देखने आए हैं। वेन रॉयल को धमकाता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है और लूक उसके पीछे आता है। तभी उसकी नजर ऑटम पर पड़ती है। उसे रियलाइज होता है उसने फ्यूचर देखा था। पता चलता है बिली जिंदा है और उसकी सर्जरी कामयाब रही। ऑटम बिली से मिलना चाहती है, बट रॉयल उसे समझाता है
कि मिलने से सवाल उठेंगे जिनके जवाब उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ शेरिफ जॉय पास्ट में चली गई है। वो कैंप की तस्वीरें ले रही है। तभी उस पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। वो भागने लगती है। वो रियलाइज करती है कि चीजें और खराब हो गई हैं क्योंकि वो अपने आप को शोशन और चेनियन की वॉर के बीच पाती है। वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, पर जिस जिस निशान को वो फॉलो करके यहाँ आई थी वो अब गायब है। जॉय अपने आप को शोशन के सराउंड पाती है, जो कि उनके पूर्वजों का ट्राइब है। जॉय सिचुएशन कूल डाउन करने के लिए उनकी लैंग्वेज में बात करने लगती है। उधर ट्रक में रेबेका अपनी बेटी एमी को कहीं ले जा रही है। रेबेका के पास एक गन है, यानी उसे इस गन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जब एमी अपनी माँ से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो रेबेका सिर्फ इतना बोलती है, किसी स्पेशल जगह, और वहां पहुंचने के बाद वो सब समझा देगी। वहीं लूक अपने डैड को पिट के बारे में बता देता है कि उसे सब पता चल चुका है। अगली सुबह रॉयल और ऑटम घर लौटते हैं। थोड़ी देर बाद सिसिलिया भी आ जाती है। रॉयल उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है और उसे अपना 100 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। अब हम पेरी को देखते हैं जो पिट से निकल रहा है। वो उन फार्मर्स के पास आता है जो पहले सीन में थे। पता चलता है वो रॉयल और सिसिलिया हैं। पेरी ऐसे प्रिटेंड करता है मानो वो काम ढूंढ रहा हो। ये दोनों उसे टिलरसन के पास भेजते हैं, लेकिन उसे वहां कोई काम नहीं मिलता। इसलिए वो रॉयल को बताता है वो असल में अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। पेरी बाद में रॉयल को समझाता है कि वो पिट से आया है ताकि उसे कन्विंस कर सके। वो रॉयल से अपना पास्ट शेयर करता है, जिस पर रॉयल उसे जॉब दे देता है, बट एक कंडीशन पर, कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो कौन है या कहां से आया है। रॉयल पेरी को फैमिली डिनर पे ले जाता है, जहां यंग सिसिलिया पेरी को देखकर खुश नहीं होती। हम सिसिलिया के बॉयफ्रेंड से भी मिलते हैं, जो रॉयल नहीं है जैसा पेरी एक्सपेक्ट कर रहा था, और हम भी, बल्कि वेन टिलरसन है। वेन और रॉयल के बीच पहले से ही अनबन है। उधर शेरिफ जॉय को ढूंढने का अभियान जारी है, जबकि जॉय को एक गाइड से पता चलता है 1882 का साल चल रहा है। वो सजेस्ट करती है कि जॉय अपने टाइम ट्रैवल के बारे में किसी को न बताए। गाइड का नाम फॉलिंग स्टार है। वो शेयर करती है कि वो 1972 में एक नर्स थी और 14 साल पहले पिट के थ्रू यहाँ आ गई, लेकिन तब से होल कभी वापस नहीं आया। यहाँ फॉलिंग स्टार का काम वसूली करना है। जब मीटिंग के दूसरे लोग आते हैं, जॉय देखती है एक लोकल फार्मर समनर इन ट्राइब्स की जमीन पर रहने के बदले इन्हें अनाज दे रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। समनर के साथ उसका बेटा भी है जो रॉयल है। जॉय उसे देखकर हैरान है। बाद में जॉय के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। उस पल उसे रियलाइज होता है कि शायद वो यहीं ट्रैप हो गई है, और वो अपना फोन आग में फेंक देती है। हम देखते हैं प्रेजेंट में जॉय की बेटी को एक फोटो में अपनी मॉम नजर आती हैं। ये फोटो 1880s की है, जिसमें जॉय बाकी शोषण लोगों के साथ है। प्रेजेंट में रॉयल अपनी वाइफ सिसिलिया को उस जगह ले जाता है जहां पहले होल था, बट अब इस जगह कुछ नहीं है। यहाँ रॉयल को एक अजीब मेटल डिवाइस मिलती है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ यूडब्ल्यू लिखा है, यानी ये यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग की प्रॉपर्टी है। रॉयल फौरन वहां जाता है डॉक्टर बिंटू से मिलने। उसका कहना है वो उस लैंड से सॉइल सैंपल ले रही थी, जिसके रिजल्ट्स काफी अजीब हैं। रॉयल उसे वार्न करता है और एक गोली धमकी के तौर पर रखकर चला आता है। उधर सिसिलिया ऑटम को चर्च ले जाती है। सिसिलिया एमी को ढूंढने के लिए ग्रुप से हेल्प मांगती है, जिस पर लोग धीरे धीरे गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। ऑटम को ये चीज अच्छी नहीं लगती। वो गॉसिप करने वालों को डांट देती है। सिसिलिया फौरन उसे बाहर ले आती है और वार्न करती है कि उसे अपनी सोच अपने पास रखनी चाहिए। वहीं हॉस्पिटल में पैट्रिशिया अपने बेटे बिली से मिलने आती है। वो अभी भी बेहोश है। वो लूक और वेन के साथ वेट करती है। दूसरी तरफ बेहोश बिली एक अजीब सपना देख रहा है। उसके साथ ऑटम है और ये गाना गा रहे हैं। अचानक बिली को होश आ जाता है। वो उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर बिली बस अपने सीने पर बने स्ट्रेन सिंबल को दिखाता है। वेन चाहता है कि ये रॉयल के खिलाफ कुछ कदम उठाएं, और लूक उसका साथ देता है, जबकि पैट्रिशिया इसके खिलाफ है। बाहर लूक अपनी माँ से कहता है वो अब सीरियस एक्शन लेने वाला है, ताकि उसके डैड की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। वो अपनी माँ से कहता है वो फिलहाल घर चली जाएं। रेड अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के साथ अब तक मोटेल में रह रहा था। ये दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, बट इन्हें वे बैंक से होते हुए जाना पड़ेगा। मारिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जब ये वहां की गलियों से गुजर रहे थे, इन्हें पेरी का ट्रक दिखता है। रेड, जिसे कुछ भी नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है, वो पेरी से मिलने की सोचता है कि वो आखिरी बार उसे गुड बाय बोल दे। उसे एमी का मिसिंग पोस्टर भी नजर आता है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बार के अंदर आता है। यहाँ पेरी के बदले रॉयल है। रॉयल कहता है उसे लगा था रेड पहले ही चला गया होगा, क्योंकि एमी और पेरी के मिसिंग होने के बाद वो अब यहाँ से जा नहीं पाएगा। ऐसा ही होता है। रेड डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ डिनर के दौरान सिसिलिया ऑटम से पूछती है कि उसे उस स्ट्रेंज होल के बारे में क्या पता है। ऑटम कहती है कि होल का एबॉट फैमिली के साथ कुछ लिंक है। थोड़ी देर बाद रॉयल सिसिलिया को साइंटिस्ट के बारे में बताता है। इस पर सिसिलिया अपने हस्बैंड को एक सीक्रेट बताती है। रेबेका वापस आ गई है और वो पेरी को चीट कर रही थी। उसका अफेयर कहीं और चल रहा था। जब सिसिलिया को इस बात का पता चला तो उसने रेबेका को धमकी दी। ये सब रेबेका के गायब होने से पहले हुआ था और शायद इसी वजह से वो भाग गई। वहीं ऑटम अपने कमरे में बाइबल पढ़ रही है। उसका फोकस गॉड के गुस्से वाले पार्ट पर है। अब हमें एमी को दिखाया जाता है। वो झूला झूल रही है। उसके सामने कुछ औरतें बैठी हैं, जिनमें उसकी माँ रेबेका भी है। ऐसा लग रहा है ये एक कल्ट का हिस्सा है। लीडर कहता है यूनिवर्स की ना कोई शुरुआत है न एंड। जो लोग इस मैसेज के लिए डेडिकेटेड होंगे, उन्हें यूनिवर्स के राज पता चलेंगे। लेकिन अभी के लिए इन्हें अपने को हील करना होगा। इस दौरान रॉयल नींद से जगता है और देखता है सिसिलिया रेडी होकर कहीं जाने की तैयारी में है। रॉयल अपने सपने के बारे में बताता है। उसने एमी को देखा था। वो अकेली थी और घर भी नहीं था। एमी बार बार कहती है फिक्स इट। तभी ऑटम वहां से गुजरती है। वो चर्च जा रही है। सिसिलिया बताती है इन्हें कोर्ट जाना है। इनके साथ रेड भी जाएगा। ये कोर्ट पहुंचते हैं। ये बहुत ज्यादा परेशान है। इन्हें एक हफ्ते में $5 लाख जमा करने होंगे, वरना इनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। असल में पेरी की बेल के लिए सिसिलिया ने अपनी प्रॉपर्टी कोर्ट में गिरवी रखी थी। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन सब उसे जानते हैं, इसलिए इन्हें ये ऑप्शन मिल गया। पेरी के न होने की वजह से इन्हें उसकी भरपाई करनी होगी। वहीं बिली घर आ गया है। उसके साथ नर्सेज हैं। वे इन नर्सेज को वापस भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता स्ट्रेंजर्स बिली का ध्यान रखें। बेन का मानना है बिली की देखभाल लूक को करनी चाहिए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ये कितने भी अमीर क्यों ना हो। खून का रिश्ता इम्पोर्टेंट है। लूक ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसे बस वेस्ट की जमीन पर फोकस करना है। बेन कहता है पहले वो बिली का ख्याल रखे, ये बाद में उस जमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ चर्च में ऑटम अपनी हरकतों के लिए फादर केन से माफी मांगती है। बाद में उसकी मुलाकात लूक से होती है। लूक उससे पिट के बारे में बात करता है और बताता है कि उसने ऑटम को अपने सपने में एक पावरफुल लीडर के रूप में देखा था। ऑटम क्यूरियस हो जाती है और ये दोनों एक राइड शेयर करते हैं। पास्ट में पेरी नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, बेन यंगर के नाम से। रॉयल उससे मिलने आता है। पेरी उससे रेबेका के बारे में पूछता है। बाद में पेरी वेन को एक औरत के साथ देखता है और पूछता है क्या सिसिलिया को पता है। वेन पेरी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पेरी उसकी नाक तोड़ देता है। उधर प्रेजेंट में बिली अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी मॉडल कार को देखकर डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें मिनरल्स छुपे थे। वेन और बिली उसे खाते हैं और ये अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। मतलब इन्हें होश ही नहीं है। दूसरी तरफ रॉयल और सिसिलिया पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। वेन सिसिलिया को पैसे देने के लिए तैयार है, बट बदले में उसे वेस्ट वाली जमीन चाहिए। ये सुनकर रॉयल गुस्से में पिट के पास आ जाता है। वो देखता है उसमें से कोई बाहर निकल रहा है। ये शेरिफ जॉय है। ये प्रेजेंट में कैसे आई, आगे देखते हैं। हम 1886 में चलते हैं, जहां लेवी समनर यानी रॉयल का डैड उसे टाउन ले जाता है नए शूज दिलाने। लेकिन जल्द ही लेवी की डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी सामने आती है। वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। उसके पास पैसे नहीं हैं, बट फिर भी उसमें घमंड बहुत है। वहीं जॉय फॉलिंग स्टार के साथ है। फॉलिंग स्टार की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे कैंसर है और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी है। जॉय जोर देती है कि उसे अपना इलाज कराना चाहिए। वो रेडी है, बट एक शर्त पर, जॉय को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। जॉय वैसे तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दोनों का डिस्कशन ज्यादा लंबा नहीं चलता। यहाँ कार्सन इनकी प्रमोशनल फोटोग्राफ लेने आया है। इसी कबीले के दो टीनेजर्स
फ्लावर्स और माउंटेन लायन एक बाइसन पर तीर चला देते हैं। ये वही बाइसन है जो हमने प्रेजेंट में देखा था। बाइसन भागता है और दोनों उसका पीछा करते हैं, बट माउंटेन लायन वापस जाना चाहता है क्योंकि ये किसी और इलाके में घुस रहे हैं। फ्लावर्स वापस जाने से मना कर देती है। वो जैसे ही किसी और की टेरिटरी में एंटर करती है, उसे पकड़ लिया जाता है। जबकि माउंटेन भाग जाता है और शोशुन कैंप पहुंचता है। यहाँ वॉरियर्स मौजूद नहीं है, वो शिकार पर गए हैं। इसलिए फ्लावर्स को बचाने की जिम्मेदारी जॉय पर आ जाती है। जॉय अपनी बंदूक के साथ घोड़े पर निकल पड़ती है। उसे वो जगह मिल जाती है जहां फ्लावर्स को बंदी बनाया गया है। उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये देखकर जॉय को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ शूट आउट शुरू हो जाता है, जिसमें जॉय के पैर में गोली लगती है, बट वो फ्लावर्स को वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है। जॉय वहीं रुकेगी और हेल्प का इंतजार करेगी। दूसरी तरफ लेवी और रॉयल अपने फार्म पर हैं। यहाँ हैरिसन अपने जूते के पैसे लेने आया है। रॉयल की मॉम एलिस को पता चलता है कि लेवी ने जूते के पैसे अरेंज करने के लिए गाय बेच दी। एलिस गुस्से में अपने हस्बैंड पर गन तान देती है और एलिस से गन ले लेता है। लगभग उसी वक्त शेल्टन घोड़े पर दौड़ता हुआ आता है और सबको इन्फॉर्म करता है दो सैवेजेस ने उसकी जमीन पर हमला कर दिया और इनके दो आदमियों को भी मार दिया। वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। वो लेवी को लालच देता है कि वो उसे पकड़ने में हेल्प करे तो लेवी को उसके खेतों में काम करने का मौका मिलेगा। लेवी रॉयल को हुक्म देता है कि वो अपनी बंदूक ले आए, जबकि हैरिसन शहर जाकर पुलिस को खबर देगा। लेवी, रॉयल और शेल्टन अलग हो जाते हैं ताकि जॉय को ढूंढने के लिए ज्यादा एरिया कवर कर सकें। वहीं शहर में लोग भड़के हुए हैं। इन तक खबर पहुंच चुकी है। जॉय ने इनके आदमियों को मार डाला। इनसे वादा किया गया था शोशुन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अब ये खबर फ्लावर्स कैंप पहुंच चुकी है। वो सारी बात बताती है। फॉलिंग स्टार माउंटेन लायन को ऑर्डर देती है कि वो शिकार पर गए आदमियों को वापस कैंप ले आए, जबकि जॉय धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ती है। आखिरकार शेल्टन उसका सामना करता है, लेकिन जॉय अपने आप को संभालते हुए उसके सिर पर गोली मार देती है। लेवी और रॉयल को गोली की आवाज सुनाई देती है। ये अलग हो जाते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। रॉयल जॉय के पास पहले पहुंच जाता है। जॉय उसे समझा रही है कि वो बेहतर इंसान बन सकता है। उसके डैड उसकी फैमिली के साथ गलत कर रहे हैं। रॉयल को ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि लेवी जल्दी ही इनके सामने आ जाता है। इसके बाद लेवी और जॉय के बीच काफी बहस होती है। आखिर में लेवी रॉयल को ऑर्डर देता है कि वो जॉय को मार डाले, पर रॉयल जॉय को मारने की बजाय अपने डैड पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। जॉय किसी तरह रॉयल का पीछा करती है और दोनों पिट में कूद जाते हैं। इससे जॉय प्रेजेंट में आ जाती है जहां रॉयल पहले से खड़ा था और उसका यंग वर्जन 1886 में पहुंच जाता है। इसी दौरान लोग शोशुन कैंप पर हमला करते हैं, लेकिन ये उनका सामना करने के लिए पहले से तैयार हैं। जॉय जो पिट से निकल चुकी है और प्रेजेंट में आ गई है, रॉयल उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में रॉयल उससे गोली के बारे में सवाल करता है। जॉय उससे पूछती है कि वो पिट के पास क्या कर रहा था। रॉयल याद दिलाता है कि वो पिट एबॉट की जमीन पर है। रास्ते में रॉयल एक पानी की बोतल खरीदता है। यहाँ उसकी मुलाकात डेप्यूटी जेस से होती है। जेस उसे ग्रीट करता है और रॉयल जेस से उसके डैड के बारे में पूछता है। वो बताता है वो ठीक है। यहाँ से निकलते वक्त जेस जॉय को रॉयल की गाड़ी में बैठे देख लेता है। वो इनका पीछा करता है। जॉय कहती है इन्हें विंड रिवर की तरफ से चलना चाहिए क्योंकि वो अभी लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। विंड रिवर के चेक पोस्ट पर 2 ऑफिसर्स तैनात हैं। रॉयल को यहाँ से गुजरने की इजाजत मिल जाती है क्योंकि जॉय की इन ऑफिसर से अच्छी जान पहचान है। एक ऑफिसर इनके साथ जाता है, जबकि जॉय के कहने पर जेस को यहाँ रोक लिया जाता है। उसे वेट करना होगा। जेस अपनी गन और बेल्ट इन्हें दे देता है और पूछता है कि क्या जॉय ठीक है। वो बस इतना जानना चाहता है। इसके बाद जेस अपना बैज भी रख देता है। ये हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। एडगर रॉयल से पूछता है कि क्या उसने जॉय को नुकसान पहुंचाया। इस पर रॉयल को फ्लैशबैक होता है जब उसने बचपन में अपने डैड को गोली मारी थी। जॉय को होश आ गया है। वो रॉयल का शुक्रिया अदा करती है और समझाती है कि कैसे उसने टाइम ट्रैवल किया। वो बताती है वो रॉयल के यंग वर्जन से भी मिली थी, जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपने डैड को मार डाला।
रॉयल को लगता था उसके डैड की मौत एक हादसा थी, यानी ये जो कुछ हुआ उससे रॉयल का पास्ट चेंज हो गया। रॉयल का कहना है उसने ये बात सिसिलिया से 50 सालों तक छुपा कर रखी थी, इसलिए जॉय को सारी बात अपने पार्टनर को बता देनी चाहिए। दूसरी तरफ जेस भी यहाँ आ गया है। जॉय उसे झूठी कहानी सुना देती है कि उसे किडनैप कर लिया गया था, जिस पर जेस चाहता है उन किडनैपर्स का स्केच बनवाया जाए, लेकिन जॉय सब कुछ भूल जाना चाहती है, इसलिए वो स्केच बनवाने के लिए मना कर देती है। बाद में जॉय मार्था को कॉल करती है और दोनों रो पड़ते हैं। वहीं सिसिलिया एक बुरा सपना देखती है। उसने देखा उसका घर, उसकी फैमिली सब उससे छिन गए हैं। वो उठ जाती है। ऑटम उससे पैकिंग के बारे में बात कर रही है, जिस पर सिसिलिया उस पर चिल्लाने लगती है कि उसे बस एमी और पेरी चाहिए, उसे अपना घर भी नहीं बेचना। ऑटम सिसिलिया को जबरदस्ती चर्च लेकर आती है और फादर केन को डांटती है कि चर्च एबॉट फैमिली की जमीन बचाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। केन कहता है कि चर्च के पास इतने पैसे नहीं हैं। सिसिलिया पूछती है कि जब ऑटम की फैमिली इतनी रिच है तो वो चर्च के पास पैसे लेने क्यों आई। ये सुनकर ऑटम अपनी मॉम और बहन को कॉल करती है। पता चलता है दोनों के नंबर्स बंद पड़े हैं। इस पर केन ऑटम को काफी उल्टा सीधा बोलता है। सिसिलिया बोलती है केन का ये बिहेवियर क्रिश्चियन नहीं है। चर्च के बाहर वो ऑटम को कंफर्ट करती है। दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन बन जाता है, जिसमें सिसिलिया उसे बताती है कि वो भी कभी इतनी ही स्ट्रांग थी और ऑटम ने उसे वो याद दिला दिया है। फिर ये कहीं जाते हैं। सिसिलिया ऑटम को ट्रक में रुकने के लिए कहती है और लुइस के दरवाजे को नॉक करती है। लुइस गन के साथ बाहर आता है और धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। इसी बीच ऑटम भी ट्रक से निकल आती है। सिसिलिया को बस एक बार एमी से बात करनी है। लुइस रेबेका को कॉल करता है। एमी गुस्से में है। वो सिसिलिया पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने रेबेका को भागने पर मजबूर किया और बोलती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद सिसिलिया ऑटम के गुस्से को एमी के गुस्से से कंपेयर करती है। ऑटम और सिसिलिया जब घर लौटते हैं तो यहाँ लूक है। ऑटम उसके पास जाती है। लूक उसे पिट का मिनरल देता है और कहता है कि उसे खा जाए। अंदर आने के बाद वो मिनरल्स कंज्यूम करती है। उसकी आंखों का रंग काला हो जाता है और वो गिर पड़ती है। फिर वो उठती है और अपना चेहरा शीशे में देखती है। उसे एमी नजर आती है, यानी ऑटम ही एमी है। रॉयल भी घर आ गया है। वो सिसिलिया को वेस्ट वाली जमीन पर ले जाता है जहां ब्लैक होल फिर से खुल चुका है। रॉयल कन्फेस करता है कि उसने कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि सिसिलिया उसके साथ थी और उसका सपोर्ट था। सिसिलिया वादा करती है कि कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। ये देखते हैं ऑटम अपने कमरे की दीवारों पर लिखने में लगी हुई है। ऑटम लिखते हुए बताती है रेबेका और लुइस एक रोडियो के दौरान साथ थे। रॉयल के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए वो कहती है कि रॉयल उसके लिए सब कुछ है और इनके बीच गहरा कनेक्शन है। फिर वो अचानक बेहोश हो जाती है। रॉयल समझ जाता है ऑटम का पास्ट से कनेक्ट होना मिनरल्स की वजह से है। वहीं मारिया अलग ही परेशानी में है। वो अपनी जॉब छोड़ने से डर रही है। वो ये बात रेड को बताती है। उधर ऑटम उठती है, लेकिन अपने विजन के बारे में बात करने से कतराती है। वो सिसिलिया को यकीन दिलाती है कि वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। फिर वो वॉक के लिए चली जाती है। सिसिलिया को ये भी लगता है ऑटम के चेहरे पर जो स्कार्स थे वो अब गायब हो गए हैं। फिर रॉयल रेड को वेस्ट की प्रॉपर्टी पर ले जाता है, जहां ब्लैक होल अब भी वैसा ही है। रॉयल रेड से कहता है वो ऑटम पर नजर रखे, तब तक ये रेबेका और एमी को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ एमी एक सपना देखती है, जिसमें वो काफी गुस्से में है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। उस सपने में वो ऑटम को भी ऐसा ही देखती है। रेबेका उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है कि वो नाइटमेयर अब खत्म हो गया है। वहीं वेन अपने बेटे लूक से बात करता है और कहता है कि उसके मन में बिली के लिए अब भी हार्ट फीलिंग्स हैं। वेन अपने बेटे को ये भी बताता है कि उसने ब्लैक होल के बारे में छुपाया, क्योंकि उसके बेटे अब तक सच जानने के लिए तैयार नहीं थे। वेन अपने कोमा से उठने और बिली की सिंगिंग एबिलिटी का क्रेडिट वेस्ट पैस्चर को देता है। इसके बाद लूक बिली के लिए खाना लेकर जाता है। बिली उससे पूछता है कि क्या लूक ने उसके कमरे से कुछ लिया है। लूक इनकार कर देता है। फिर बिली पूछता है कि क्या लूक ऑटम के लिए मरने को तैयार है। लूक बोलता है ऑटम को अब उसकी जरूरत नहीं।
बिली ये मान लेता है कि लूक ने ही ऑटम को मिनरल्स दिए थे। लूक बिली को खाना खाने के लिए कहता है और उसे प्यार जताता है, फिर वहां से चला जाता है। उधर पास्ट में सिसिलिया पेरी को धमकी देती है कि अगर उसने वेन से माफी नहीं मांगी तो वो उसे दूर भेज देगी, क्योंकि उसने उस पर हाथ उठाया है। पेरी सार्केस्टिकली वेन और बार में हुए इंसिडेंट के बारे में मजाक उड़ाते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन वेन उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है पेरी झूठ बोल रहा है। पेरी फिर भी माफी मांग लेता है। वेन के जाने के बाद रॉयल पेरी के इस तरीके पर हंसता है और कहता है कि अच्छा किया कि उसने उसकी नाक तोड़ दी। बाद में पेरी रॉयल को सिसी के साथ देखता है। पेरी गुस्से में उस पर चिल्लाता है और अपनी टोपी रॉयल पर फेंक कर चला जाता है। फिर वो पब आता है। वेन रॉयल को धमकी देता है कि अबॉट लैंड से निकल जाए। रॉयल अपनी बंदूक वेन के सिर पर तानता है और बोलता है अगर वेन यहाँ से नहीं जाता तो वो उसे मार देगा। फिर रॉयल और पेरी वापस जाने लगते हैं। पेरी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। पेरी कहता है कि उसके कान में बड़ी जोर से आवाज हो रही है। रॉयल बताता है कि जब वो छोटा था तब भी ब्लैक होल बंद होने से पहले उसने ऐसी आवाज सुनी थी। ये पिट के पास आते हैं। पेरी अपनी वेडिंग रिंग उसमें फेंक देता है। प्रेजेंट में फादर केन, जो पहले ऑटम के कहने पर एबॉट फैमिली की मदद नहीं कर रहा था, अब अपनी गलती मानकर उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। रॉयल और सिसिलिया फादर को शुक्रिया बोलते हैं। यह बात वेन को पता चल चुकी है कि एबॉट रैंच की ओनरशिप चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेल पे कर दिया गया है। वेन जज को उसका वादा याद दिलाता है कि उसने कहा था वो इस मैटर को सॉल्व करेगा। जज का कहना है वेन ने ज्यादा कोशिश नहीं की। फिर वो गुस्से में एक पब में आता है और यहाँ वो मिनरल कंज्यूम करता है। उसे याद आता है कि कैसे जवानी में उसने और उसके दोस्तों ने पेरी को पब के बाहर मारा था। उस वक्त उसने कहा था कि कोई उससे पंगा नहीं ले सकता। वेन समझ जाता है पेरी पास्ट में है। वहीं डॉक्टर निया, जो साइंटिस्ट है, एक पब में रेड से मिलती है और वेस्ट पेस्चर के बारे में बात करती है। वो चाहती है रेड रॉयल को वेस्ट की जमीन जांचने के लिए मना ले, बट रेड को लगता है उसके डैड को मनाना मुश्किल है। तब डॉक्टर निया उसे वार्न करती है कि लोग उसकी जमीन के पीछे पड़े हैं, अगर वो उसकी मदद नहीं लेंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। बट रेड अपने डैड के खिलाफ नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ सिसिलिया और रॉयल लुइस को धमकाने आए हैं। ये जानना चाहते हैं रेबेका एमी को कहाँ लेकर गई है। लुइस फाइनली बता देता है कि वो एक वुमेन्स शेल्टर में है जो फोरविंग में है। वहीं ऑटम बैंक में अपने अकाउंट बैलेंस चेक कर रही है। यहाँ उसकी मुलाकात मारिया से होती है। ऑटम मारिया को फ्यूचर के बारे में इंसाइट देने का दावा करती है और रेड से दूर जाने की सलाह देती है, कहकर कि रेड उससे अलग हो जाएगा। लेकिन जब वो अपना अकाउंट बैलेंस देखती है तो वो गुस्से में बैंक में तूफान मचा देती है। ऑटम एक अजीब विजन देखती है जिसमें एमी पेरी के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। तभी प्रेजेंट में उसी टेबल पर लूक आ जाता है। ऑटम उसे बताती है कि वो एमी है। उसका हाथ पकड़ते हुए वो समझाती है कि सब कुछ ठीक से काम करे, इसके लिए एमी का वहां होना जरूरी है। ऑटम ये भी बताती है कि उसने अपने फ्यूचर में लूक को देखा है, बिली को नहीं। ऑटम के पास आने से पहले लूक ने अपना सिर पिट में डाला था और वेन ने उससे कहा मौत से मत डरो। वो देखता है कुछ लोग ऑटम के होठों पर मिनरल्स लगा रहे हैं और वेन की ब्लैक आईज को देखता है। फिर जब वो अपना सिर वापस निकालता है, इसके बाद ही वो ऑटम से मिलने आया। फिर वो बिली के पास जाता है और कहता है कि ऑटम ने कभी उसे अपने फ्यूचर में नहीं देखा और अब वो लूक के साथ है। बिली याद करता है कि कैसे लूक ने उसके लिए सैम से लड़ाई की थी, लेकिन अब लूक ऑटम को नहीं छोड़ने वाला। दोनों के बीच फाइट होती है और लूक बिली के सिर पर वार कर देता है। खून बहने लगता है। लूक घबरा के उसका नाम चिल्लाता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो ऑटम को पिक करता है। वेन को एहसास हो जाता है कि बिली के साथ कुछ गलत हुआ है। उधर शेरिफ जॉय अबॉट फार्म आती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। उसे एक हमिंग साउंड सुनाई देती है जो रेड को भी सुनाई दे रही है, जबकि वो टाउन में है। जॉय बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। पता चलता है वो आधे घंटे से बेहोश थी। वो टाइम ट्रैवल के असर से परेशान है। वो रॉयल को कॉल करती है एडवाइस लेने के लिए, जो अब इन चीजों की आदत डाल चुका है। रॉयल कहता है कि ऐसा उसके साथ भी हुआ था और पूछता है कि क्या उसने मार्था से बात की। जॉय कहती है कि मार्था कभी ये बात नहीं समझेगी।
कॉल के बाद मारिया और रेड रॉयल से मिलने आते हैं और ऑटम के बारे में पूछते हैं। मारिया कहती है कि ऑटम ने उससे कहा था कि वो रेड को छोड़ दे। सिसिलिया प्रॉमिस करती है कि वो ऑटम से बात करेगी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एबॉट फैमिली खुश और एक साथ थी। प्रेजेंट में रॉयल और सिसिलिया फोरविंग जा रहे हैं। रॉयल अपने हनीमून को याद करते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि सिसिलिया अब भी उसके साथ है। सिसिलिया पिट के बारे में पूछती है कि कितने लोगों ने उससे ट्रैवल किया है। वो ये भी कहती है उम्मीद है कि एमी उसे माफ कर देगी। थोड़ी तसल्ली के बाद रॉयल पूछता है कि क्या उसने उसे माफ किया। सिसिलिया का कहना है उसने पहले ही माफ कर दिया था। वहीं डॉक्टर निया की मुलाकात रेड से होती है। वो उसे एक बुलेट देती है जो रॉयल ने उसके लिए छोड़ी थी। रेड कहता है कि वो रॉयल से बात करेगा, पर तभी जब निया उसे पैसे देगी। वो उससे 25 लाख मांगता है काम शुरू करने के लिए। उसे और भी चाहिए अगर वो रॉयल को कन्विंस करने में कामयाब होता है। निया मान जाती है और रेड को फार्म की प्रोटेक्शन का वादा करती है। इस बीच मारिया बैंक से पैसे चुरा रही है। दूसरी तरफ वेन ल्यूक के लिए एक वॉइस मेल छोड़ता है जिसमें वो वार्निंग देता है कि ल्यूक का जहरीला दिल उसकी रूह को पिघला देगा क्योंकि उसने बिली को मार दिया। वेन बिली की मौत पर सभी आउल कलेक्शन को आग लगा देता है। वो अपने जलते हुए घर के अंदर है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पिट के पास आता है और किसी साइन का इंतजार करता है। उसे लगता है कि ब्लैक होल उसे बुला रहा है और वो उसमें कूद जाता है। वहीं लूक और ऑटम फोरविंग की तरफ जा रहे हैं। लूक बिली की बातें याद कर रहा है। वो ऑटम से कहता है कि उसे वेस्ट की जमीन चाहिए। वो आगे बोलता है उसने अपने विजन में दोनों को साथ देखा है। ऑटम याद दिलाती है कि वेस्ट उसके डैड का था। लूक का मन भर आता है और वो रोकर कहता है कि वेन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बिली के नाम कर दी है और लूक ने बिली को खत्म कर दिया है। ऑटम उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, कहते हुए कि कुछ भी फाइनल नहीं होता, मौत भी नहीं। ये फोरविंग पहुंच गए हैं। ऑटम अपने को रेबेका की बहन बताकर अंदर आने की परमिशन मांगती है कि इन्हें एमी और रेबेका से मिलने दें। जब ऑटम और लूक शेल्टर में आते हैं, एमी वापस घर जाना चाहती है पर रेबेका मना कर देती है। ऑटम कहती है कि वो एमी के विजन्स के बारे में जानती है क्योंकि वो खुद एमी है और उसे लगता है एमी रेबेका के साथ सेफ नहीं है। ऑटम याद दिलाती है कि कैसे उसने अपना वादा तोड़ा था और उसे धोखे से लाई है। ऑटम उसे धमकी देती है कि वो एमी को सब कुछ बता देगी। रेबेका हार मान लेती है और ऑटम को एमी को ले जाने देती है। ऑटम रेबेका के चेहरे पर मिनरल्स लगाती है। इसके बाद ऑटम एमी के साथ वहां से निकल जाती है। यहाँ रॉयल और सिसिलिया भी पहुंचते हैं। पता चलता है एमी ऑटम के साथ चली गई। रेबेका कहती है वो वक्त के लिए एक गिफ्ट है। रॉयल और सिसिलिया रास्ते में है। रॉयल ऑटम को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने एमी को पिट में डाला तो वो उसे बर्बाद कर देगा। ऑटम कॉल काट देती है। रॉयल फौरन जॉय को फोन करके पिट की तरफ जाने के लिए कहता है और बोलता है वो ऑटम को रोके। जबकि पास्ट में रॉयल पिट के पास पेरी को एक कहानी सुनाता है, पहले पैदा हुए बेटे की, जो एक जंगली घोड़े को लगाम लगाने की कोशिश करता है ताकि अपने बाप को दिखाए कि वो फैमिली फार्म का वारिस बनने लायक है। लेकिन उस लड़के को ज्यादा चोट लग जाती है। इसके बाद रॉयल पेरी को पिट में धक्का दे देता है। पेरी वापस आता है। वो प्रेजेंट में है। वो देखता है सिसिलिया टीवी देख रही है और एमी उसके पास सो रही है। पेरी ट्रक में बैठकर एक पार्किंग एरिया में जाता है जहां उसकी और ट्रेवर की लड़ाई हो रही है। यानी पेरी उस वक्त में आ गया है जब ट्रेवर की मौत हुई थी। वो देखता है पेरी और ट्रेवर के बीच फाइट हो रही है जिसमें ट्रेवर पेरी को मार डालता है और भाग जाता है। पेरी अपनी बॉडी को उठाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ रेट आता है, लेकिन उसे सिर्फ खून का एक धब्बा और ट्रेवर की बेल्ट का बकेल मिलता है। बाद में पेरी अपनी डेड बॉडी को होल के पास ले जाता है और अपनी शर्ट उससे बदलता है। साथ ही वो उसकी वेडिंग रिंग भी उतार लेता है। वो अपनी बॉडी को पिट में फेंक देता है। यहाँ से एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी। पेरी घर वापस आता है और रेड को अपनी ट्रेवर के साथ लड़ाई के बारे में बताता है। एमी घर से बाहर आती है और पेरी से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है। जॉय पिट के पास ल्यूक और ऑटम का वेट कर रही है राइफल के साथ। जब लूक नहीं रुकता तो जॉय उसकी गाड़ी का टायर शूट कर देती है। लूक गाड़ी को रोकता है और जॉय के पास आता है।
जॉय उसे बेहोश कर देती है। जॉय ऑटम को किडनैपिंग के लिए अरेस्ट करने की धमकी देती है। ऑटम ट्रक से बंदूक लेकर निकलती है। जॉय उससे बंदूक नीचे रखने को कहती है। जब वो ब्लैक होल के पास जाती है, रॉयल को सिम्टम्स दिखने लग गए हैं। एमी ऑटम को धक्का देती है और जॉय ऑटम को गोली मार देती है। ऑटम गिर जाती है और एमी अपना बैलेंस खोकर पिट में गिर जाती है। ब्लैक होल बंद हो जाता है और रॉयल का ट्रक एक फेंस से टकरा जाता है। हॉस्पिटल में ऑटम का ट्रीटमेंट चल रहा है और रॉयल को भी अनकॉन्शियस हालत में हॉस्पिटल लाया जाता है। जॉय सिसिलिया को बताती है कि क्या हुआ। सिसिलिया उसे तसल्ली देती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। सर्जन ऑटम को 4:43 पीएम पर मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं। तभी एमी कहीं और उठती है और ऑटम भी उठ जाती है। एमी को दो हाइकर्स मिलते हैं और एमी को लगता है वो खुद ऑटम है। जबकि रॉयल सपने में अपने सभी वर्जन को अपनी फैमिली के साथ देखता है। सिसिलिया कहती है टाइम नदी की तरह है, यही उसकी डेस्टिनी है। दोनों एक साथ इस बात को रिपीट करते हैं। हॉस्पिटल में रॉयल को होश आ जाता है। वो उठता है और तैयार होता है। जॉय बताती है कि उसने ऑटम को गोली मारी थी। रॉयल उससे कहता है कि ऑटम के फ्यूचर को रोकने में मदद करे। जॉय बोलती है फ्यूचर को रोका नहीं जा सकता। इस पर रॉयल को याद आता है ऑटम ने कहा था ये बस शुरुआत है। इसी के साथ सीजन 2 यही खत्म होता है। आने वाले सीजन में देखेंगे रॉयल क्या करेगा या पेरी पास्ट को कैसे चेंज करेगा। वेन भी तो है, वो पता नहीं किस टाइम पीरियड में गया है। बाय, अपना ख्याल रखिए।